मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12 का जीव विज्ञान और उसका 5वां अध्याय, जिसका नाम है वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, आनुवंशिकता या वंशागत क्या होता है, विभिन्नता क्या होता है, आनुवंशिकी के जनक कौन हैं, आनुवंशिकी किसे कहते हैं, और ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयोग किया था, और उन्होंने कौन कौन से नियम दिए थे। ये सारे टॉपिक आप क्लास 12 के 5वें अध्याय में, जीव विज्ञान के 5वें अध्याय में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हेरेडिटी एंड वेरिएशन। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कि आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं। तो आनुवंशिक लक्षणों के बारे में आप लोग जानेंगे कि वे लक्षण जो माता पिता से संतानों में जाते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। याद रखेंगे हमने क्या कहा आपको कि माता पिता के वे लक्षण जो माता पिता से संतानों में जाते हैं, स्थानांतरित होते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। और आनुवंशिक लक्षणों का दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे वंशागत या आनुवंशिकता। आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना, स्थानांतरित होना आनुवंशिकता या वंशागति कहलाता है। तो आप लोगों ने देखा कि आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं और वंशागत क्या होता है, तो इसके बारे में आप लोग नोट कर लेंगे। पहला हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण इसमें लिखेंगे आप लोग माता पिता के वे लक्षण, जो माता पिता से संतानों में जाते हैं या स्थानांतरित होते हैं, माता पिता के वे लक्षण जो माता पिता से संतानों में जाते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ देखा कि आनुवंशिक लक्षण किसे कहलाते हैं। माता पिता के वे लक्षण जो माता पिता से संतानों में जाते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। याद रखेंगे, इसको इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक कैरेक्टर्स। इंग्लिश में लिख लेंगे जेनेटिक कैरेक्टर्स। इंग्लिश को भी ध्यान में देकर पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश इसमें आपको ज़्यादा याद रखनी है। इंग्लिश और हिंदी दोनों को साथ लेकर चलना है। जेनेटिक कैरेक्टर को आनुवंशिक लक्षण हिंदी में कहते हैं। क्या कहा जाता है, क्या उसकी डिफिनीशन होती है, आप लोगों ने देखा। आगे देखेंगे आनुवंशिकता या वंशागति। सिकता या वंशागति। इसको इंग्लिश में कहते हैं
इनहेरिटेंस और हेरेडिटी। तो यहाँ देखेंगे आनुवंशिकता या वंशागत किसे कहते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, एक एक करके याद करते चलेंगे, आपको समझ में आएगा स्टूडेंट्स। तो आनुवंशिक लक्षण के बाद हमारा दूसरा टॉपिक है इनहेरिटेंस और हेरेडिटी। आनुवंशिकता या वंशागत किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना। अब आप लोगों के दिमाग में चलता होगा कि आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं। तो आनुवंशिक लक्षण ये टोटली जो बॉडी की बनावट होती है, जैसे आपकी आंखें हो गई, बाल हो गए, चेहरे हो गए, हाथ हो गए, पैर हो गए, आंतरिक जो अंग हो गए, ये सारी चीज़ के लक्षण माता पिता से संतानों में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। इस कारण जो संतानें होती हैं माता पिता के जैसे ही बनती हैं। तो याद रखेंगे यही जो लक्षण होते हैं माता पिता से कहाँ जाते हैं, संतानों में जाते हैं, और उसी को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। और वंशागत या आनुवंशिकता किसे कहते हैं, तो आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, स्थानांतरित होना आनुवंशिकता या वंशागत कहलाता है। तो इसमें भी आप लोग नोट कर लेंगे। आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही आनुवंशिकता या वंशागत कहलाता है, कहलाता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स, आनुवंशिकता या वंशागत किसे कहते हैं, तो आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही आनुवंशिकता या वंशागत कहलाता है। तो यहाँ आप लोगों ने पहला टॉपिक देखा आनुवंशिक लक्षण, दूसरा टॉपिक देखा आप लोगों ने आनुवंशिकता या वंशागत। आगे की टॉपिक को देखते हैं जिसका नाम है स्टूडेंट विभिन्नता, जिसको हम लोग वेरिएशन कहते हैं। हाँ, विभिन्नता के बारे में जानेंगे। जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को विभिन्नता कहते हैं। जो जीवधारी होते, जितने भी दुनिया में जीवधारी हैं, उनमें कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है। सब जीवधारियों में कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है, वह क्या कहलाता है, विभिन्नता कहलाता है, जो एक दूसरे से अलग रखता है। यही जो लक्षण होते हैं एक दूसरे को, हर जीव को एक दूसरे से अलग रखते हैं, और वही लक्षण क्या कहलाता है, विभिन्नता कहलाता है। तो लिख लेंगे जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को विभिन्नता कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा जीवधारियों के बीच जो भी अंतर पाया जाता है वो क्या कहलाता है, विभिन्नता कहलाता है। थोड़ा हम एक उदाहरण के अनुसार देख लेते हैं। विभिन्नता जो होती है स्टूडेंट्स, जो विभिन्नता होती है वो स्पेशली लैंगिक जनन में पाई जाती है। पूछा जाता है कि विभिन्नता किस प्रकार के जनन में पाई जाती है, तो लैंगिक जनन में पाई जाती है। तो लैंगिक जनन में हमने आपको बताया था, लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
इसमें दो विपरीत प्रकार के जनक होते हैं, एक होता है नर, एक होता है मादा। एक मादा होती है, एक नर होता है। याद रखेंगे, नर से नर युग्मक बनते हैं, नर युग्मक, और मादा से बनते हैं मादा युग्मक, मादा युग्मक। याद रखेंगे, नर से नर युग्मक बनते हैं, मादा से मादा युग्मक, और दोनों का संलयन होता है तो युग्मनज बनता है, युग्मनज। युग्मनज बनता है। अयुग्मनज से नई भ्रूण बनता है, भ्रूण से नई संतान बनती है, इससे नई संतान बनती है। तो याद रखेंगे, नर का डीएनए अलग होता है और मादा का डीएनए अलग होता है, और जो नई संतान बनेगी इसका भी डीएनए क्या होगा, अलग होगा। यहाँ पर देख रहे हैं वेरिएशन हो गया, विभिन्नता हो गई। नर का डीएनए और मादा का डीएनए अलग अलग है, और दोनों जब मिक्स हुआ तो नई संतान में जो डीएनए हुआ वो बिल्कुल क्या हुआ, इन दोनों से अलग हो गया। यही क्या होता है, विभिन्नता होता है, वेरिएशन होता है। नए नए माता पिता की जो संतानें होती है एक दूसरे से मैच नहीं करती है, कुछ हद तक मैच करती है लेकिन कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है। किसके कारण, तो विभिन्नता के कारण। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि लैंगिक जनन में विभिन्नता पाई जाती है, जैसे मानव के अंतर्गत या अन्य जीवधारियों के अंतर्गत नर और मादा का डीएनए अलग अलग होता है, पुत्र का डीएनए अलग होता है। तो ये रहा विभिन्नता के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे आनुवंशिकी। अगला टॉपिक होगा स्टूडेंट्स आनुवंशिकी। आनुवंशिकी जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स आनुवंशिकी किसे कहते हैं, याद रखेंगे, ये भी इजी है। बस आप लोग एक एक टॉपिक को याद करते चलेंगे, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जो आपको समझ में न आए। आनुवंशिक लक्षण क्या होता है, वंशागत या आनुवंशिकता क्या होता है, विभिन्नता क्या होता है, आनुवंशिकी के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं। तो आनुवंशिकी किसे कहते हैं, आनुवंशिकता और विभिन्नता के अध्ययन को। याद रखेंगे हम क्या कह रहे हैं, आनुवंशिकता और विभिन्नता के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। तो इसको भी लिख लेंगे। तो यहाँ आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स, आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के जो जब हम अध्ययन करेंगे, आनुवंशिकता और विभिन्नता के अध्ययन करेंगे, तो वही क्या कहलाता है, आनुवंशिकी कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। आनुवंशिकी के जनक कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो इसको भी जान लेंगे। आनुवंशिकी के जनक, आनुवंशिकी के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है। तो आनुवंशिकी के जनक हैं बच्चों ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, इनको शॉर्ट में मेंडल भी कहा जाता है। तो आप लोगों ने देखा आनुवंशिकी के जनक किसको कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, शॉर्ट में इनको नाम दिया जाता है मेंडल। तो याद रखेंगे, आनुवंशिकी के जनक के बारे में आप लोगों ने देखा ग्रेगर जॉन मेंडल। और जो आनुवंशिकी के जनक जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, इन्होंने किस पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया, तो वो भी लिख लेंगे। इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था,
इन्होंने, तो इसमें लिया था इन्होंने किसको, उद्यान मटर को। एक्सपेरिमेंट जो किए थे इन्होंने किस प्लांट पर किए थे, तो प्लांट का नाम है स्टूडेंट्स उद्यान मटर। उद्यान मटर, उद्यान मटर। उद्यान मटर का मतलब होता है ऐसा मटर जो बाग बगीचों में आसानी से उग जाए, उसको उद्यान मटर कहते हैं। तो इन्होंने प्रयोग जो किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, उद्यान मटर पर किया था। तो ये रहा इनका आनुवांशिकी के जनक और उनका जो प्रयोग किया गया था, किस पौधे पर किया गया था, तो उद्यान मटर पर किया गया था। अब इनका थोड़ा जीवन परिचय जान लेते हैं, किनके, ग्रेगर जॉन मेंडल के। तो इसको मिटा दें। ये जो फादर ऑफ जेनेटिक्स जिसको कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को, इनका थोड़ा जीवन परिचय जान लेते हैं स्टूडेंट्स। ये ग्रेगर जॉन मेंडल का जो जन्म है, पहले तो इनका जन्म स्थान जान लेते हैं। जन्म स्थान ये है स्टूडेंट्स जर्मनी का एक गांव है सिलीसिया, जिसका नाम है सिलीसिया। देखेंगे सिलीसिया, जर्मनी के सिलीसिया नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। तो ये जन्म स्थान है। और इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था स्टूडेंट्स 22 जुलाई सन 1822 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई सन 1822। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म जर्मनी के सिलीसिया नामक ग्राम में हुआ था। जर्मनी के सिलीसिया नामक ग्राम में और डेट ऑफ बर्थ भी आप लोगों ने देख लिया। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, इनका जो जन्म हुआ है 22 जुलाई सन 1822 ईस्वी में। मृत्यु लगभग इनका 1884 ईस्वी में हो गया था। और इन्होंने अपने अध्ययन में इन्होंने लगभग एक क्रिश्चियन कॉलेज था, उसमें इन्होंने पढ़ाने का काम किया था। तो पढ़ाने का काम इन्होंने लगभग 1853 से स्टार्ट किया था। और वहाँ पादरी के रूप में, पादरी बनकर, अर्थात क्रिश्चियन कॉलेज में जो टीचर होते हैं उनको पादरी बोला जाता है। तो पादरी के रूप में इन्होंने उस स्कूल में रहकर, क्रिश्चियन स्कूल में रहकर बच्चों को पढ़ाने का काम किया ये किए। उसके बाद जहाँ रहते थे वहाँ पर बाग बगीचे थे, चारों तरफ से बाग बगीचे थे स्कूल के चारों तरफ। और उस स्थान में खेती बाड़ी भी करते थे, जैसे मटर को गाड़ देते थे। तो मटर को अपने लिए, अपने साग सब्जी के लिए गाड़ते रहते थे। तो उनके दिमाग में ऐसा कुछ आया कि हम मार्केट से मटर जो ला रहे हैं एक ही कलर के ला रहे हैं, लेकिन जब वो बड़ा होकर पुष्प उसमें लग रहे हैं तो उनमें अलग अलग उनके पुष्प में कलर क्यों आ रहे हैं। इस पर इन्होंने शोध किया, मतलब शोध का मतलब एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया। और कितने सालों तक, तो याद रखेंगे इन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया था 1853 में, लेकिन 1856 से 1863 तक इन्होंने लगातार 7 वर्षों तक, देख रहे हैं 1856 से 1863 लगातार 7 वर्षों तक
7 वर्षों तक मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया। मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया, अपना प्रयोग किए। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने सन 1856 से 1863 तक 7 वर्ष तक लगातार मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया और प्रयोग करके जो भी इनको उनमें रिजल्ट मिला उसको एक पत्रिका में, उस समय की पत्रिका में, याद रखेंगे उस समय की पत्रिका में इन्होंने एक हेडलाइन बनाकर, एक शीर्षक बनाकर इस अपने 7 वर्षों के प्रयोग को क्या किया, प्रकाशित किया। जिस शीर्षक का क्या नाम था स्टूडेंट्स? तो शीर्षक का नाम था, देखेंगे शीर्षक का नाम था, जो हेडिंग दिए थे इन्होंने पत्रिका में, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ आप लोगों ने देखा यह उस शीर्षक का नाम था, यह उस शीर्षक का नाम है, उस हेडिंग का नाम है जो हेडिंग मेंडल ने उस पत्रिका में प्रकाशित किए थे अपने 7 वर्षों के प्रयोग को। लेकिन ये जो हेडिंग दिए थे, ये अपने जो प्रयोग दिए थे पेपर में छपवाए थे, उस समय के वैज्ञानिकों ने इनके प्रयोगों को नहीं देखा, ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इसमें उन्होंने ज़्यादातर अल्फ़ाबेट का यूज़ किया था, मतलब कह सकते हैं कि अंग्रेजी के अक्षरों का यूज किया था, इन्होंने प्रयोग किया था। तो इस कारण उस समय के वैज्ञानिकों ने सोचा होगा कि मैथ में अंग्रेजी शब्दों का ज़्यादातर यूजेज होता है, तो इन्होंने जीव विज्ञान के अंतर्गत उन सारी चीज़ों का यूज किया था। इस कारण उस समय के ढेर सारे वैज्ञानिकों ने इनके प्रयोगों को इग्नोर किया था, नहीं देखा था। बाद में इस तरह उस समय इनके प्रयोगों को नहीं देखा गया, अर्थात इनका सारा प्रयोग ऐसे ही दबे के दबे रह गया। बाद में सन 1903 ईस्वी में, लगभग 1903 ईस्वी में ह्यूगो डिब्रीज नामक वैज्ञानिक ने इनके सारे प्रयोगों को, कहीं से इनको ये पत्रिका का शीर्षक मिल गया, और मेंडल के पत्रिका का शीर्षक जो है दिए थे इन्होंने, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, यह कहीं से इनको वह पत्रिका मिल गई जिनमें मेंडल ने अपने सारे प्रयोगों को, 7 वर्षों के प्रयोगों को दिए थे। और 1903 में ह्यूगो डिब्रीज ने, इस वैज्ञानिक ने इनके प्रयोगों को देखा तो पाया कि मेंडल के द्वारा दिया गया सारा प्रयोग क्या है, सही है। लेकिन दुख की बात यह थी कि मेंडल लगभग दुनिया छोड़कर, लगभग 1884 ईस्वी में यह दुनिया छोड़कर बेचारे चले गए थे। लेकिन 1903 के लगभग 1903 में जो वैज्ञानिक ने इनके प्रयोगों को देखा, बिल्कुल सही माना गया, सही साबित हुआ। तब से जाकर हर एक किताब में इनके प्रयोगों को, जीव विज्ञान के किताबों में इनके सारे प्रयोगों को तब से पढ़ाया जाने लगा, दिया जाने लगा। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि मेंडल ने 7 वर्षों में कौन कौन से अपने निष्कर्ष निकाले थे, प्रयोग दिए थे, नियम दिए थे, ये आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन अब हम जानेंगे कि इतने सारे दुनिया में पेड़ पौधे हैं, क्यों मेंडल ने मटर के बीजों को ही, मटर के पौधे को ही क्यों चुना, इसको अब पढ़ लेते हैं। तो याद रखेंगे ये सारी चीज़ें। अब हमारा अगला हेडिंग होगा मेंडल द्वारा मटर के पौधे को चुनने का कारण। मेंडल द्वारा मटर के पौधे को चुनने का
कारण। क्या कारण था? कुछ तो कारण रहा होगा कि इतने हजारों प्रजातियां पेड़ पौधों की, लाखों पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं, जिनमें मटर के पौधों को क्यों चुना? तो पहला कारण था स्टूडेंट्स, पहला चुनने का कारण था कि यह आसानी से बाग बगीचों में उगाया जा सकता था। तो लिख सकते हैं, यह आसानी से बाग बगीचों में उगाया जा सकता था, ये पहला कारण है। और याद रखेंगे, जो मटर का पौधा होता है, एक साल में ही सारे उसके रिजल्ट हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो मटर का पौधा एक वर्षीय होता है, तो लिख लेंगे ये भी। दूसरा कारण था, मटर का जो पौधा होता है, पौधा एक वर्ष में रिजल्ट भी दे देता है, अर्थात हम उसको गाड़ते हैं तो फल फूल सब हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो मटर का पौधा एक वर्षीय होता है, एक वर्षीय होता है। ये भी दूसरा रीजन था, एक वर्षीय होता है। अगला रीजन क्या था? तीसरा रीजन देखेंगे, तीसरा कारण देखेंगे कि एक साल में एक मटर का पौधा एक से अधिक परिणाम देता है, अर्थात एक से अधिक बीज प्राप्त होते हैं। तो ये भी लिख लेंगे, एक मटर के बीज से एक बार में एक मटर के बीज से एक बार में अनेक बीज प्राप्त होते हैं। ये तीसरा कारण था। चौथा कारण क्या था कि मटर का जो पौधा होता है उभयलिंगी होता है, अर्थात नर और मादा भाग एक ही पुष्प पर उपस्थित होते हैं। तो ये भी लिख लेंगे, मटर का पुष्प लिखेंगे, मटर का पुष्प उभयलिंगी होता है, उभयलिंगी या द्विलिंगी होता है, उभयलिंगी होता है। अर्थात नर व मादा भाग एक ही पुष्प पर पाए जाते हैं। ये कारण था स्टूडेंट चौथा। पांचवा कारण था मटर के पौधे को चुनने का, पांचवा कारण था कि मटर का जो पौधा होता है स्टूडेंट्स, मटर के पौधे में एक से अधिक लक्षण, एक से अधिक विपर्यासी रूप प्राप्त होते हैं। जैसे एक मटर का पौधा बौना होता है, छोटा होता है, एक मटर का पौधा लंबा होता है, एक मटर का पौधा मटर का बीज झुर्रीदार होता है, एक मटर का बीज गोल होता है, एक मटर का जो फ्लावर होता है उसका कलर, फूल का कलर सफ़ेद होता है, तो एक बैगनी होता है। ये विपर्यासी रूप कहलाते हैं। तो मटर के पौधे में एक से अधिक विपर्यासी रूप मौजूद थे। तो ये भी लिख लेंगे कि मटर के पौधे में एक से अधिक विपर्यासी रूप मौजूद थे। जैसे लंबा, बौना, लंबा,
बौना, गोल झुर्रीदार, गोल झुर्रीदार, सफ़ेद, सफ़ेद, बैगनी इत्यादि। ये क्या कहलाते हैं? विपर्यासी रूप कहलाते हैं, जो एक से अधिक थे किसमें? मटर के पौधे में। और भी ढेर सारे लक्षण हैं, मटर के पौधे को चुनने का ढेर सारे कारण हैं, वो आपके किताब में दिया हुआ है। मेन जो इम्पोर्टेंट था हम आपको बता दिए हैं, इसको याद रखेंगे। आगे मेंडल के जो 7 वर्षों का जो लक्षण प्राप्त हुआ था, 7 वर्षों में जो मेंडल ने मटर के पौधों में जो लक्षण प्राप्त किए थे उनको देखेंगे, अर्थात विपर्यासी लक्षणों को देखेंगे जो मेंडल ने प्राप्त किए थे कि कौन कौन लक्षण थे। और आगे पढ़ेंगे कि मेंडल के प्रयोग क्या हैं, मेंडल के नियम क्या हैं, ये सारे चीज़ अब एक एक करके आगे पढ़ते चलेंगे। इस टॉपिक को यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग एक एक टॉपिक ध्यान से पढ़ते रहेंगे, बहुत ईजी टॉपिक है। यहाँ से ढेर सारे लगभग इस अध्याय से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और बहुत ईजी है। आप लोग ध्यान से पढ़ते रहेंगे, याद रखेंगे स्टूडेंट्स। यदि ये सारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करेंगे, और साथ साथ इसको सर्वप्रथम अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कर देंगे कि सर्वप्रथम हम अपलोड करेंगे वीडियो तो आप पर तुरंत पहुंच जाएगा। तो ये पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करेंगे। धन्यवाद।